हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि कल हमारा आदिकाल जो है वो समाप्त हो चुका था। आदिकाल का टॉपिक चल रहा था सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से। तो कल आदिकाल समाप्त हो चुका था, हमें शुरुआत करनी थी भक्ति काल से, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आदिकाल की एक मैराथन क्लास कराई जाए। इससे क्या होगा कि जो लोग पूरी वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे संपूर्ण आदिकाल को। तो बस आज हम सोचे हैं कि संपूर्ण आदिकाल को एक ही वीडियो में समाहित करते हैं और जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बस उन्हीं उन्हीं को यहाँ पर देखा जाएगा। और अगर किसी को विस्तार रूप में पढ़ना होगा, ट्रिक के साथ जानकारी प्राप्त करनी होगी कैसे चीज़ों को याद करें, तो आप मेरी जो छोटी छोटी वीडियोस आई हैं आदिकाल की, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके उनका अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि कौन कौन से प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। बात करें इतिहास लेखन की परंपरा में, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया था। गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी, इम्पोर्टेंट है। और आगे कहते हैं जो तासी ने पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी रखा गया। आगे कहते हैं यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ये किस पुस्तक की बात हो रही है? जो गारसादा तासी के द्वारा लिखी गई थी। ये सबसे पहले लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत की थी, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया था। और इन्होंने जब लिखा था तो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में इसकी शुरुआत की गई थी। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि 2 भागों में विभक्त है। 1839 से पहला है 1839 और दूसरा भाग है 1847 ईस्वी। आगे देखिएगा, इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का जो द्वितीय संस्करण है वो 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है गारसादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया था। इम्पोर्टेंट है, गारसादा तासी का जो ग्रंथ है उसका हिंदी में जो अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 ईस्वी में। आगे देखिएगा, तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इसमें एंदुई के लिए हिंदवी शब्द जो कि हिंदी का है और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो कि उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ प्रयुक्त होता है। ये हो गई तासी की बात। नेक्स्ट में है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। पहला था कौन सा? महेश दत्त द्वारा भाषा काव्य संग्रह, और दूसरा है शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। ये हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा गया और इसकी रचना कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। आगे देखिएगा, और शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र, और अगर जो है एग्जैक्ट बात करें तो 838 कवियों को इन्होंने रखा था। उनकी जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट में देखिएगा,
सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग, जिसे भक्ति काल का समय कहते हैं, इसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को कौन सा युग माना? स्वर्ण युग माना। आगे देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत अच्छे से बनता है, मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र इसमें शामिल हैं। मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो ये पुस्तक 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है वो 1913 ईस्वी में हुआ तथा जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। स्टार्टिंग के शुरुआती दौर के जो 3 भाग थे लगातार, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका प्रकाशन 13 में हुआ था, 1913 में, और जो चौथा भाग आया था वो 1934 ईस्वी में आया था। और मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। ये भी कई बार पूछा जाता है, लगभग 5000 और एग्जैक्ट अगर बात करें तो 4591 कवि। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुई थी, और इसका जो है संशोधित रूप जो है 1940 ईस्वी में आया था, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आया है। ठीक है, आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। इसमें कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है? तो 1000 कवियों और लेखकों को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया था। तो इन्होंने जो है, शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर को वृत्त संग्रह कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा और मिश्र बंधुओं को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को देखना है कि ये कहाँ पे किस पुस्तक में ये लाइन मिलती है, तो शुक्ल जी के इतिहास में भूमिका में ही आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही। आगे कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये शुक्ल जी का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को
4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया था। ये प्रश्न बनता है कितने वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में विभक्त किया, तो 900 वर्षों के इतिहास को। आगे कहते हैं शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटा, उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। किसको? भक्ति काल को। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, भक्ति काल का ये चार्ट बना हुआ है। निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा को इन्होंने 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण धारा की बात करें तो इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी थी। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में। आगे कहते हैं एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए थे। किसने? एडविन ग्रीव्स ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने विभाग किए? तो 5 विभाग किए। आगे कहते हैं सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये दोनों ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके लेखक नाम बहुत पूछा जाता है। आगे देखिएगा तज़किरा ई सुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। हिंदी के कितने कवि रखे गए? हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, एक तो कुल कवियों की संख्या इसमें 1004 थी, इसमें हिंदी के केवल 62 कवियों को रखा गया था और इसी ग्रंथ में पहली बार काल क्रम को ध्यान में रखा गया। आगे देखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों पुस्तकें हैं। आगे देखिएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका ग्रंथ है? तो ये है रामकुमार वर्मा का, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। आगे कहते हैं डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। ये भी प्रश्न कई बार बनता है, कितने प्रकरणों में विभक्त किया? तो 7 प्रकरण में विभक्त किया। आगे देखिएगा डॉक्टर वर्मा यानी कि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। आगे देखिएगा नागरी प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। तो नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का एक वृहद इतिहास लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। 18 खंडों में मांग की जा रही है, लेकिन 16 खंडों में इसका प्रकाशन हो चुका है। तो यहाँ पे जो 16 खंडों में प्रकाशन हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण है उन बिंदुओं को हम देखेंगे। जैसे बात करें भाग 1 की, तो जो प्रथम भाग है उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, और हिंदी साहित्य की पीठिका के जो संपादक हैं वो है डॉक्टर राजबली पांडे। ये प्रश्न कई बार बना भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो दूसरा भाग है वो है हिंदी भाषा का विकास, जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो जो 5वां भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति, इसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा इसमें और जो भाग हैं, जैसे बात अगर हम करें तो इसमें जो 10वां और 11वां भाग है, 10वां भाग है उत्कर्ष काल,
जो कि काव्य है। संवत 1975 से 95 विक्रम तक इसका समय माना जाता है और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। जो 11वां भाग है ये भी उत्कर्ष काल नाटक का है। समय संवत 1975 से 95 विक्रम और इसके संपादक हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा जी। तो यहाँ पे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे और ये सारे प्रश्न आए हुए भी हैं। बाकी अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई है पेज नंबर के अकॉर्डिंग। आप वहां से जाके इसका विस्तृत अध्ययन ट्रिक के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ये मैराथन क्लास चल रही है तो इसमें जो है ट्रिक वगैरह नहीं मैं बता रही हूँ। ट्रिक वगैरह की अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मेरी जो छोटी छोटी वीडियोस आई हैं आदिकाल की, आप वहां से जाके उसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। बात करें 13वें भाग की तो 13वां भाग है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समय है संवत 1975 से 95 विक्रम। इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14वां भाग देखिएगा अद्यतन काल का है। समय है 1995 से 2017 विक्रम। इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। और यहीं पे देखिएगा जो 16वां संपादन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है हिंदी का लोक साहित्य और इसके जो संपादक हैं वो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये जो 16 खंडों में हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है 16 खंडों में विभक्त हुआ है, जो नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसके कुछ खंड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। बाकी संपूर्ण अध्ययन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बना हुआ है और यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखेंगे। जैसे बात करें हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में लिखी गई है। रचनाकार है पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी की रचना है। संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। 2 भागों में विभक्त है। प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में आया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसके जो है लेखक हैं। बात करें हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भागों में विभक्त है। इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इस विश्व में हर किसी का अतीत होता है। तो अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हमारा भी अतीत है, आपका भी कुछ अतीत होगा, सामने वाले का भी कोई ना कोई अतीत रहा ही होगा। तो इस विश्व में हर किसी का अतीत होता है। इस ट्रिक की सहायता से आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट में है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे बात करेंगे साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इसे भी आप ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। जब हम किसी का दर्शन करते हैं तो अपने लोचन से करते हैं। जब हम किसी का दर्शन करते हैं तो अपने लोचन से करते हैं। ये भी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला, ये जो है ये आपका 2 भागों में विभक्त है, जिसका पहला भाग 1909 ईस्वी में आया, दूसरा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये भी ग्रंथ किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी पिंगल साहित्य, जो कि डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया की रचना है। हिंदी वीर काव्य की बात करें तो ये 1945 ईस्वी में लिखी गई है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना है। आगे देखिएगा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये जो रचना है ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा लिखी गई है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी की रचना है, श्री नारायण चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार बना हुआ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी की है, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है।
आगे अगर हम बात करें तो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी साहित्य का विमर्श, 1923 ईस्वी में लिखा गया है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का ये ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की। भाषा काव्य संग्रह जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महेश दत्त शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट में देखेंगे खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941 ईस्वी में लिखा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं ब्रज रत्न दास जी। आगे देखिएगा ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में लिखा गया है, इसके लेखक हैं वियोगी हरि जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत बार पूछा गया है, 1996 में लिखी गई रचना है और ये डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे देखिएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया है, सुमन राजे की रचना है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ की रचना है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की रचना है और 2013 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकार थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आप इसको ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो आप मेरी जो शॉर्ट वीडियो सारी आई हुई हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जो छोटी छोटी मैंने आदिकाल की वीडियोस सारी डाली हैं, आप वहाँ से जाके इसका संपूर्ण अध्ययन ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। अब काल विभाजन और नामकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। इन्होंने जो काल विभाजन किया था वो 11 भागों में किया था। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 भागों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया। वो 9 कवि कौन कौन से थे? पुष्य कवि खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र, झगनिक, जोधराज एवं सारंगधर, इनका उल्लेख किया गया है। तो इन कवियों के नाम को याद रखिएगा प्लस इनकी संख्या याद रखिएगा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा था? तो 9 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। आगे देखिएगा ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रियर्सन ने जो कालों का नामकरण किया था वो एक आधार पर नहीं किया था और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन ही किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की बात करें तो पहला जो है वो है प्रारंभिक काल। देखिए यहाँ प्रारंभिक नहीं होगा, ये आरंभिक होगा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसको आप सही कर लीजिए। आरंभिक काल 2 भागों में विभक्त है। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। बात करें माध्यमिक काल की तो माध्यमिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम। बात करें अलंकृत काल की तो अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम इसका समय है। फिर आता है चौथा काल, तो चौथा है परिवर्तन काल जो कि 1890 से 1924 विक्रम इसका समय माना गया है। अगला है वर्तमान काल, 1926 विक्रम से अब तक, ये वर्तमान काल का समय है। तो यहाँ पर हमने मिश्र बंधुओं का समय देख लिया, उन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया था। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, आप देख सकते हैं। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। समय इसका है संवत 1050 से 1375 ईस्वी।
दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय है भक्ति काल, जिसका एक और नाम है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे हम कहते हैं रीतिकाल, इसका समय माना है 1700 से 1900। और बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल को ही कहते हैं गद्य काल, और गद्य काल का समय है संवत 1900 से 1984। तो यही रामचंद्र शुक्ल ही ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जब इतिहास का काल विभाजन किया था तो उसका दोहरा नामकरण दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं सबके नाम दो दो दिए गए हैं। आगे देखिएगा राम कुमार वर्मा का, इनका भी इम्पोर्टेंट है, इनका भी देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है, पहला है संधि काल, संवत 750 से 1000 विक्रम, चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम, और रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ये राम कुमार वर्मा के द्वारा जो है काल विभाजन जो है बताया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चन सिंह का काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इन्होंने जो काल विभाजन किया था, तो पहला जो काल था वो था अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल, सन 1400 से 1650 ईस्वी का जो समय है वो भक्ति काल इन्होंने माना। रीति काल की बात करें तो सन 1650 से 1857 रीति काल का समय है। फिर आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल का जो समय है सन 1857 से अब तक का समय है। तो ये हो गई काल विभाजन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करेंगे आदिकाल का नामकरण। तो देखिएगा, चारण काल, बात करें चारण काल की, तो चारण काल आदिकाल को किसने कहा, तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। बात करें प्रारंभिक काल की, तो देखिए यहाँ प्रारंभिक काल जो दिया है ये कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने, इसको आप सही कर लीजिएगा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। आगे देखिएगा बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। वीर गाथा काल ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और बात करें आदिकाल को आधार काल, तो आधार काल कहा है सुमन राजे ने। तो अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं कि कालों के जो नामकरण हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, उसकी एक अलग से वीडियो पड़ी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको उस काल से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसका संपूर्ण अध्ययन कर लीजिएगा। अब बात करें रीतिकाल के नामकरण की, तो आप देख सकते हैं रीतिकाल का नामकरण जब आता है तो रीति काव्य जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था रीतिकाल को। बात करें अलंकृत काल की, तो अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीतिकाल को कला काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आदिकाल की पूर्व पीठिका की, जहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित कुछ आदिकाल के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। देखिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कौन कहता है, ये शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये भी शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घोसेन, जिनका समय विक्रम संवत 650 के पहले को, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने, जो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, इन्होंने अपने पिता को, उनके पिता का नाम क्या था, घोसेन था, उनको संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश तीनों का कवि इन्होंने माना है, ध्यान रखिएगा।
आगे कहते हैं सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। आगे कहते हैं एक कथन है, ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये कथन जो है बना भी है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इन महत्वपूर्ण पंक्तियों की एक अलग से वीडियो दी जाएगी, तो आप वहां पे पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके आगे अगर हम बात करें तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे आदिकाल से संबंधित। तो इसमें जो पॉइंट है वो है कि प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। कहते हैं प्राकृताभास हिंदी का जो तात्पर्य है वो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट है, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश और दूसरी है बोलचाल की देसी भाषा। आगे देखिएगा, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, तो ये प्राकृत का बोध होता है, ये भी प्रश्न कई बार बना है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं भरत मुनि जिनका समय विक्रम की 3री सदी है, इन्होंने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा। ये भी प्रश्न बनता है, किसने जो है अपनी भाषा को, किसने जो है लोक भाषा को देश भाषा कहा था, तो भरत मुनि ने। भरत मुनि ने, हम भारत भाई एक देश है ना, भारत एक देश है, तो इसी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, भारत से भरत मुनि, भारत एक देश है, देश से देश भाषा, तो भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। ये भी प्रश्न कई बार ये समय पूछा गया है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की जो रचना है वो कब से शुरू होने लगी थी, तो वो विक्रम की 7वीं शताब्दी से शुरू होने लगी थी। इसके बाद हम देखेंगे सिद्धों के 84 सिद्धों के नाम। आप जानते हैं सिद्धों की जो संख्या होती है वो 84 है, तो आप यहाँ पे 84 सिद्धों के नाम पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सारे 84 नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी कि सरोज वज्र नाम भी आता है। सिद्धों के जो 84 सिद्ध हैं उनमें अगर हम बात करें सबसे पुराने, तो सबसे पुराने जो हैं वो हैं सरोज वज्र। आगे कहते हैं गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो मुख्य रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था, तो गोरखनाथ ने किया था, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर। आगे कहते हैं वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है। वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है वो भारत का कौन सा भाग है, भारत का पूर्वी भाग है। आगे देखिएगा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये प्रश्न कई बार बना है, नाथों की संख्या कितनी होती है, तो नाथों की संख्या 9 होती है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इसका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एक ग्रंथ है जो कि गोरखनाथ का ग्रंथ है। इसमें जो है ये जो नाथों की संख्या 9 बताई गई है इसका उल्लेख किया गया है। और ये प्रश्न भी बनता है कि नाथों की जो संख्या है 9 उनका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो वो ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो कि गोरखनाथ की रचना है। वो लोग कौन से 9 नाथ हैं देखिएगा, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। इन्हें याद कर सकते हैं। नाग जड़ में रहता है, हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, भीम गोरे थे, यह सुनकर चरपट जल में मलिन हो गया। ये ट्रिक है। नाग से नागा अर्जुन, जड़ से जड़ भरत, हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र,
सत्य बोलते थे, सत्य से सत्यनाथ, भीम से भीमनाथ, गोरे से गोरक्षनाथ, चरपट से चरपट, जल से जलंधर और मलिन से मलयार्जुन। ये आपका पूरा कनेक्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की। अपभ्रंश साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे, इन्होंने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का समय जो है वो 8वीं सदी 738 ईस्वी के आसपास विद्यमान है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने कहा और जैन परंपरा का भी इन्हें प्रथम कवि स्वीकार किया गया। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यो, ऋठड़ेमीचर्यो और स्वयंभू छंद। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? पौम स्वयं से रूठ गए, पौम स्वयं से रूठ गए, पौम से पौमचर्यो, स्वयं से स्वयंभू और रूठ से ऋठड़ेमीचर्यो। ये ट्रिक है याद करने की। आगे देखिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने देसी भाषा कहा था, भरत मुनि ने देश भाषा कहा था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, स्वयंभू के पौमचर्यो को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जो स्वयंभू की रचना है पौमचर्यो, उसको उनके बेटे त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यो में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने यह जो पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्यदंत का समय 9वीं सदी माना है। नेक्स्ट है, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी में हुआ है। तो पुष्यदंत का समय जो है वो 10वीं सदी में हुआ है और एग्जैक्ट बात करें तो 972 ईस्वी में। देखिए, पुष्यदंत में दंत आया है लास्ट में और दंत से 10 को कनेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, रय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ये 3 ग्रंथ किसके हैं? पुष्यदंत के हैं। आगे कहते हैं, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महापुराण नाम से ही जाना जाता है। 2 नाम है इसके। और आगे कहते हैं, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ये भी प्रश्न कई बार बना है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की थी। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई, जिसे हम चौपाई कहते हैं, 15 मात्राओं का छंद था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश और अवहट्ट में जो चौपाई थी, जिसे हम आज के टाइम में चौपाई बोलते हैं, ये 15 मात्राओं का छंद था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति किसको कहते हैं? पुष्यदंत को कहते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। तो पुष्यदंत ने ये जो अपनी उपाधियां दी है, ये स्वयं दी है। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक, ये तीनों उपाधियां जो है पुष्यदंत ने स्वयं दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। जो स्वयंभू हैं, इन्होंने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार किया। आगे देखिएगा, धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। तो धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने प्रदान की? राजा मुंज ने, ध्यान रखिएगा।
अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी। अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे? स्वयंभू थे, दूसरे थे पुष्पदंत और तीसरे कवि हैं धनपाल। इन्होंने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी। इसे याद भी रख सकते हैं। देखिए, जब हम 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं के बाद हमें अपने भविष्य की चिंता होने लगती है कि हम भविष्य में धन कैसे कमाएंगे, कैसे हम पैसे कमाएंगे। 10वीं के बाद हमें अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। तो 10वीं सदी में भविष्यत कहा और किसकी रचना है? धनपाल की है। आगे देखिएगा, 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि समय है 1114 ईस्वी, इसको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम रास काव्य है, इम्पॉर्टेंट है। आगे कहते हैं, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय 1184 है, जिसके रचयिता श्री शालिभद्र सूरि हैं, इनको जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये दोनों जो पॉइंट दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये प्रश्न बनता है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माना जाता है? तो वो है मुनि राम सिंह। आगे देखिएगा, मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की, इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ये प्रश्न कई बार बना है कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी में जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। पहला है परमात्म प्रकाश और दूसरी जो रचना है वो है योगसार। आगे बात करेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया, जो कि हमने इसको पीछे देख ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल, जिसका समय 700 से 1444 विक्रम है, इसके अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया था। ये संख्या याद रखिएगा। जो मिस्र बंधु थे उन्होंने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में, जो कि आरंभिक काल के नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने 19 कवियों को स्थान दिया था। आप ये 19 कवियों को देख सकते हैं और अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें जो है वीडियो रोक के आप इन्हें आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है, संख्या याद रखनी है। और लास्ट में एक पॉइंट है, मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी। पहले कितनी थी? 19 थी, लेकिन उसके बाद जो अगला संस्करण आया उसमें इन्होंने कितनी पहुंचा दी कवियों की संख्या? तो 75 पहुंचा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश और देश भाषा यानी कि बोलचाल की रचनाएं। तो देखिएगा, इन 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया और आगे कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। तो पहला भाग है अपभ्रंश की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाओं में इन्होंने 4 रचनाओं को रखा, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसकी ट्रिक है, हमारे विजय की कीर्ति अपभ्रंश में है। इस ट्रिक से आप इन 4 रचनाओं को याद रख सकते हैं। देश भाषा काव्य की जो रचनाएं हैं इसके अंतर्गत आते हैं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो,
जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो जिन्हें हम आला का मूल रूप कहते हैं, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये देश भाषा काव्य की रचनाओं के अंतर्गत ये 8 रचनाएं आती हैं और 4 रचनाएं अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये शुक्लजीत के द्वारा दिया गया है। आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। जैसे ग्रियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया, वैसे आदिकाल के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 9 कवियों को शामिल किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। किस आचार्य के? हेमचंद। हेमचंद के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी दिए गए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिएगा, हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्नलिखित है। इनके अन्य पुस्तक कौन कौन से हैं? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाममाला कोश। ये सारी की सारी रचनाएं हेमचंद्र की हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की थी। आगे देखिएगा, आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक 1241 विक्रम संवत में एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरि की है। नेक्स्ट पॉइंट है जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि ये रचना किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। 1361 ईस्वी में लिखी गई है, भाषा है संस्कृत। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है कि लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। किसने? लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किनकी किनकी रचनाएं उसमें संकलित हैं। लक्ष्मीधर में प्राकृत पैंगलम में तो वो है विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर। इसको याद कर सकते हैं कि विद्या सड़ गई, जल गई, बर्बाद हो गई। विद्या सड़ गई, जल गई, बर्बाद हो गई। विद्या से विद्याधर, सड़ने से सारंगधर, जलने से जज्जल और बर्बाद से बब्बर कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा था। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। आगे देखिएगा, सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य को भी रखा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। किसने? शुक्ल जी ने जो है हमीर रासो का जो रचनाकार है वो सारंगधर को बताया। आगे कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछेगा तो उन्होंने जो है हमीर रासो का जो रचनाकार है वो किसी जज्जल कवि को बताया था। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सारंगधर कृत जो सारंगधर पद्धति है ये संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। बच्चन सिंह ने सारंगधर को कहा कि ये कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं।
तो ये तो सारी बातें हो गई अपभ्रंश साहित्य की। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की बात करें तो देखिएगा, पहला पॉइंट है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद थे। सिद्धों के में सबसे पुराने कौन थे? तो सरहपाद थे। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। तो संध्या भाषा किसका नाम है? सहज यानियों की भाषा का नाम ही संध्या भाषा है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अधिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। ये भी प्रश्न बन सकता है, संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या फिर अभिप्राय युक्त वाणी बताया गया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। संध्या भाषा मूल शब्द नहीं था बल्कि संध्या भाषा रहा होगा, ये बताया पंडित विधुशेखर शास्त्री ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। कहते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा जो रचित उनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई है और भाषा उसकी क्या है? मैथिली भाषा है। इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ये प्रश्न बनता है, 84 सिद्धों के नाम किसके अंतर्गत मिलते हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में। और जो नाथों के नाम है वो किस में मिलते हैं? वो गोरखनाथ की एक रचना थी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें नाथों के जो नाम है वो पूरे मिलते हैं। आगे देखिएगा, सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। तो किसके ऊपर पड़ा था? सिद्धों के ऊपर। सिद्धों के ऊपर संत कवियों पर जो है सहज यानियों की संध्या भाषा का जो प्रभाव है वो संतों पर पड़ा और वे भी बाद में उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी स्थिर बताया। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो सरहपाद के ग्रंथों की संख्या 32 बताई जाती है और सबसे प्रसिद्ध है दोहा कोश। आगे देखिएगा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, जो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने हैं, इन्होंने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की जो भाषा है उनको उनको प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो आप जानते हैं दोहा कोश सरहपा की रचना है और इसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगाची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कड़हपा के दोहे मिलते हैं। तो आप इसको ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। सा से हो जाएगा सरहपा, का से हो जाएगा कड़हपा और ती से हो जाएगा तिल्लोपा। तो शक्ति है, दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है, आक्रोश बच्चों में ज्यादा होता है। इस ट्रिक से आप इनको कनेक्ट भी रख सकते हैं। किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का है। आगे देखिएगा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया था। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ था। किसका? सबरपा का। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे देखिएगा, चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आगे देखिएगा, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है तथा चर्या पदों की अवहट्ट में। ध्यान रखिएगा, जो दोहा कोश सरहपा की रचना थी उसकी जो रचना है वो अपभ्रंश में हुई है, लेकिन जो सबरपा की रचना चर्या पद है इसकी जो भाषा है वो अवहट्ट है।
लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 737 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो लुइपा का जन्म कहाँ हुआ था? 737 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। लुइपा किसके शिष्य थे? सब्रपा के शिष्य थे। और सब्रपा किसके शिष्य थे? तो सब्रपा जो है सरहपा के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। तो लुइपा के दो शिष्य थे, राजा दारिकपा और मंत्री डेंगिपा। आगे देखिएगा, डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्बिपा के ग्रंथों की संख्या 21 बताई गई है। डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा किसके शिष्य थे? तो विरूपा के शिष्य थे। कड़हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। जो कड़हपा थे ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे तथा सबसे बड़े ये कवि थे। कड़हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन कई बार बना है, कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसने कहा? तो ये कहा राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कड़हपा जो है बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। तो कहते हैं इसकी ट्रिक है कड़ाही जल गई। कड़ाही जल गई तो कड़ाही से कड़हपा हो जाएगा, जल गई से जलंधरपा हो जाएगा। तो कड़हपा के गुरु कौन थे? जलंधरपा थे। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं इनको। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य के विषय में। देखिएगा, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। रास काव्य परंपरा के प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। कहते हैं जो रिपुदारण रास है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण मिलता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। किसकी रचना है? जिनदत्त सूरि की रचना है उपदेश रसायन रास। ये अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। आगे बढ़िएगा, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। कई बार यह इस ग्रंथ के बारे में पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य कौन सा है? तो वो है अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक। और पहला जो है अपभ्रंश भाषा का वो है उपदेश रसायन रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। आगे देखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो गणपति चंद्र ने अपनी साली को ही हिंदी का प्रथम कवि माना, किसी और को नहीं स्वीकार किया, अपनी साली को ही गणपति ने प्रथम कवि माना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये कभी गड़बड़ नहीं होगा। आगे देखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। भरतेश्वर बाहुबली में किसके किसके चरित्र का वर्णन है? तो भरतेश्वर और बाहुबली का। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ये भी एक सुंदर खंड काव्य है और कितने छंदों में है? 205 छंदों में। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। ये भी प्रश्न कई बार बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की जो पहली रचना है वो देवसेन की रचना श्रावकाचार्य है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की।
श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। ये सारे के सारे ग्रंथ किसके हैं? तो देवसेन के हैं। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। नय चक्र जो है ये रचना बहुत प्रसिद्ध है इनकी। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। इसके दूसरा नाम इसका मिलता है लघु नय चक्र। आगे देखिएगा, वृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुई। रचना की थी माइल धवल ने, लेकिन प्रसिद्ध किसके नाम से हुई? देवसेन के नाम से। वृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव पयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। पहले जो है ये ग्रंथ किसमें था? दोहा बंद में था। बाद में किसी शुभंकर के कहने पर इसे प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। आगे कहते हैं दव्य सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दव्य सहाव पयास माइल धवल की रचना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। सालिभद्र सूरी की एक रचना है बुद्धि रास। इस ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आगे देखिएगा, आसुग नामक कवि जालौर ने लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा था। तो चंदन बाला रास जो है एक लघु खंड काव्य है। इसके लेखक कौन है? आसुग कवि हैं। 35 छंदों में ये रचना लिखी गई है। आसुग ने जीव दयारास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की थी। यानी कि आसुग की 2 रचनाएं मिलती हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास की रचना की है। स्थूल भद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है। जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास, लेकिन जब आप स्थूल भद्र रास को पढ़ेंगे तो उसमें रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। आगे है विनय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास की थी। रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। आगे कहते हैं रेवंत गिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुनि सुमितिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। यानी कि नेमिनाथ रास किसकी रचना है? मुनि सुमितिगढ़ की है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या कितनी है? 58 है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। देखिए, नेमिनाथ रास किसकी है? सुमितिगढ़ की है। नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है? ये विनय चंद्र सूरी की है, जो कि चौपाई छंदों में 12 मासा का वर्णन मिलता है। इसमें चौपाई छंद में है और इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब हम बात करेंगे जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं उनके काव्य की। तो देखिएगा, सबसे पहले आते हैं प्रज्ञा तिलक, एक कवि हैं जिनकी रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी की है। दूसरे हैं दिलहड़। दिलहड़ की रचना है गै सुकुमार रास 14वीं सदी में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट में है सारमूर्ति। सारमूर्ति की रचना है जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास, जो कि 1333 ईस्वी में लिखी गई है। आगे देखिएगा, चंद्रमुनि रास बहुत बार पूछा गया है। चंद्रमुनि रास की रचना है पुराण सार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में है जिन वल्लभ सूरी। जिन वल्लभ सूरी की रचना है संघ पट्टक। बहुत बार ये भी रचना पूछी गई है कि संघ पट्टक किसकी रचना है? तो जिन वल्लभ सूरी की है। आगे देखिएगा, योगचंद्र मुनि, जो कि एक प्रसिद्ध दोहाकार है, इनकी रचना है योगसार, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम देखेंगे सोमप्रभ सूरि। कई बार प्रश्न बना है। सोमप्रभ सूरि की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जिन पद्मसूरि, इनकी रचना है स्थूलभद्र फागु। धर्मसूरि की रचना है जम्बू स्वामी रास। बात करें अम्बदेव सूरि, तो अम्बदेव सूरि की रचना है संगपति समरा रासा। और इसके बाद है राजशेखर सूरि। राजशेखर सूरि की रचना है नेमिनाथ फाग। तो ये इतने जो है जैन रास परंपरा के कवि और उनके काव्य थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे फागु काव्य की। तो देखिएगा, आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, वसंत यानी कि प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग शब्द से मानी गई है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ वसंत ऋतु का काव्य है। ये प्रश्न कई बार बना भी है। जिनचंद सूरि में 25 छंद हैं। जिनचंद सूरि की जो रचना है जिनचंद सूरि फागु, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, इसमें जो है छंदों की संख्या 25 है। आगे देखिएगा, श्री स्थूलभद्र फागु, जिसे श्री स्थूलभद्र फागु कहा जाता है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने की है। तो श्री नेमिनाथ फागु के लेखक कौन है? तो ये है राजशेखर सूरि। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। आगे देखिएगा, श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। तो श्री नेमिनाथ फागु जो है, इसके रचनाकार हैं राजशेखर, और इसमें जो है किसकी विवाह का वर्णन किया गया है? तो नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। पूरा काव्य 27 छंदों में निबद्ध है। आगे देखिएगा, वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। तो माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु का समय 13वीं शताब्दी बताया और इसका संपादन भी इन्होंने ही किया। वसंत विलास फागु में 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गई फागु काव्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे नाथ साहित्य के संदर्भ में। देखिएगा, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इसको भी हमने पहले पढ़ा है। आगे कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है कि हा का अर्थ और ठा का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम ग्रंथ लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना और वहीं पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़त्तवाल ने इनका समय 11वीं सदी माना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक कथन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कथन पूछा भी गया है।
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिएगा, पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया है। किसने? पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखनाथ में संकलित जो गोरखनाथ के 14 प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 14 ग्रंथ हैं और आप इसका स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में याद करना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है और ट्रिक की सहायता से याद भी कराया है। तो बाकी ये रही ग्रंथों की बात, तो आप इसे अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे कुछ निम्न ग्रंथ बताए गए हैं। तो संस्कृत भाषा में इनके 8 ग्रंथों की चर्चा की गई है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। आगे देखिएगा, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। ये याद रखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ की वंदना किसने की है? तो अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में किया है। बात करें आगे, देखिए आगे दिया है नवनाथों की संख्या, तो इसको हमने पीछे पढ़ ही लिया है। और उसके बाद कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों के निम्न नाम बताए गए हैं। तो वो नाम कौन कौन से हैं देखिएगा, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ग्रहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ और गोपीचंदनाथ। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों की संख्या बताई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आदिनाथ की। तो आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरन भगत नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो चौरंगीनाथ। ध्यान रखिएगा, नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। जो जलंधर थे उनको क्या कहते हैं? बालनाथ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नागा अर्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। सिद्धों की बात करें या नाथों की बात करें, इन 4 लोगों का नाम दोनों में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागा अर्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधर, ये चारों नाम आते हैं। इसको याद भी रख सकते हैं। नाग चलता है जल में, ना से नागा अर्जुन, गा से गोरखनाथ, चलने से चरपट और जल में जलंधर। नाथों में रसायनी नागा अर्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहते हैं। नाथ पंथियों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बगाची ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य की। तो देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आगे कहते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो हैं। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। आप यहाँ देख सकते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति किसने क्या मानी है। गारसादा तासी ने राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हर प्रसाद शास्त्री ने राजयस से माना है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से या फिर रसिक से माना है। इनका रसिक बहुत पूछा जाता है, नरोत्तम स्वामी ने माना है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों लोगों ने रहस्य से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास और रास से फिर रासो बना। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। आगे देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है रासो की उत्पत्ति। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी, इन्होंने जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या फिर रस से माना है। दशरथ शर्मा ने रासक से माना है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक से माना है।
गणपति चंद्रगुप्त ने भी रासक से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासु और रासु से रासो बना। तो ये हो गई व्युत्पत्ति के संबंध में बातें। अब हम देखेंगे रासो साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार, उनके आचार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनकी रचना और उनके आचार्य। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं आप, ये चार्ट रूप में बना हुआ है। बात करें दलपति विजय की, तो दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। समय है 9वीं सदी, रस है वीर रस, भाषा है राजस्थानी, काव्य रूप है प्रबंध काव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कवि हैं नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो, 1212 ईस्वी में लिखी गई। श्रृंगार रस है, 4 खंडों में विभक्त है, एक वीर गीत काव्य है। बात करें जगनिक की, तो जगनिक की रचना है परमाल रासो, जिन्हें हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। 1230 ईस्वी में लिखी गई, ये वीर रस में है और ये भी एक वीर गीत काव्य है। नेक्स्ट में बात करें तो चंद है। चंद की रचना है पृथ्वीराज रासो। रस है वीर रस और श्रृंगार रस। समय है 69 समय। भाषा है डिंगल और काव्य रूप है प्रबंध काव्य। आगे देखिएगा केदार भट्ट। केदार भट्ट की रचना है जयचंद्र प्रकाश, 1224 ईस्वी, वीर रस प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट की रचना है जयमयंक जसचंद्र का, 1243 ईस्वी, प्रबंध काव्य। इसके बाद बात करें तो सारंगधर है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। आगे बात करते हैं नल सिंह। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, वीर रस में लिखा गया है, 42 छंद हैं और ये वीर गीत काव्य है। श्रीधर की बात करें तो श्रीधर की रचना है रणमल्ल छंद, 1454 ईस्वी में लिखी गई, वीर काव्य है, 70 छंद हैं, डिंगल भाषा है और वीर गीत है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कौन से किसके ग्रंथ हैं। आगे देखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। छंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये मिश्र बंधुओं का कथन है। नीचे कहते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो कि निम्नलिखित है। उन मतभेदों को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले लेखक कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टॉड। इतने लोगों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, बुल्हर हैं और मुरारी रान हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनिजन विजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को देखते देखते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य छंद कवित्त, छप्पै, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। चंद बरदाई को छप्पै छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद बरदाई को छप्पै छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में जो है रचित माना है। ये भी प्रश्न बनता है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह यानी कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बीसल देव रासो में मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय यानी कि सर्ग है। आगे देखिएगा, परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है।
आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये हो गई पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बात। और अब हम बात करेंगे विद्यापति के विषय में। विद्यापति का जो समय है वो 1350 से 1460 माना जाता है। यहाँ 1450 दिया है, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका समय 1460 मानते हैं, तो 1460 ध्यान रखिएगा। बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने 3 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की: संस्कृत भाषा, अवहट्ट भाषा और मैथिली भाषा। संस्कृत भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका है, और मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो है ये एक नाटक है। संस्कृत भाषा में इनकी और भी रचनाएं हैं, आगे हम देखते हैं। और इनकी जो संस्कृत भाषा में रचनाएं हैं वो हैं दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गय पत्तलक, वर्णकृत। ये सारी की सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। और इनकी अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन जो है प्रस्तुत है। बात करें गोरक्ष विजय, जो कि एक नाटक है, उसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक पदावली उनकी रचना है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो कि निम्न है। अब श्रृंगारी कवि किसने किसने माना? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और बच्चन सिंह। इन सभी लोगों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। भक्त कवि की बात करें तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें जो है भक्त कवि माना है। रहस्यवादी की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, इन लोगों ने रहस्यवादी कवि माना है। और अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो आदिकाल की प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें सारी की सारी जितना भी अभी आदिकाल हम संपूर्ण पूरा पढ़ रहे हैं, इनको मैंने छोटे छोटे भागों में करके और जो है पूरा ट्रिक से पढ़ाया है, तो आप वहां से जाके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, इम्पॉर्टेंट है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आगे कहते हैं जो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में एक कथन लिखा है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये शुक्ल जी का कथन है विद्यापति के संदर्भ में। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जैसे कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। इन सारी उपाधियां, ये सारी जो उपाधियां हैं किसको दी गई हैं? विद्यापति को दी गई हैं। आगे कहते हैं विद्यापति जो है ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई और किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो के संदर्भ में। देखिएगा 1200 इनका जो समय है 1253 से 1325 इनका समय माना गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो है अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। आगे ध्यान रखिएगा,
अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने राजाओं का? 11 राजाओं का। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 कितनी बताई है? 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। ये इनकी इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता है। कई बार ये पूछा भी गया है कि किसमें जो है उक्त वैचित्र्य की प्रधानता है, तो वो है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में। अमीर खुसरो का एक महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चामन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी और जेमन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य के संदर्भ में। देखिए, लौकिक साहित्य में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है ढोला मारूरा दोहा, जिसका समय 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि जो है वो कौन है? वो कल्लोल था। आगे देखिएगा, एक इसी जो ढोला मारूरा दोहा है, इससे एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, सुरठियो दूहा भलो भली मरवड़ री बात और जोबन छाई धड़ भली ताराम छाई रात। ये पंक्ति ढोला मारूरा दोहा से ली गई है। यहाँ पे मरवड़ शब्द को पकड़िएगा। मरवड़ जो है, मरवड़ से आप बना लीजिएगा मारवाड़ी, और मारवाड़ी जो नायिका है वो ढोला मारूरा दोहा की है। इससे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। ये 84 दोहे में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण मिलता है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे विविध की। विविध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है उसमें 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अपभ्रंश का चरित काव्य पदधड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि, उनके समय एवं उनके प्रस्तोता। बात करें शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। समय है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। समय है सन 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने स्वयंभू को माना है, जिसका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी। और गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी साली यानी कि सालिभद्र सूरी को माना है, जिसका समय है सन 1184 ईस्वी। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने किसने माना? गुलेरी ने, राहुल सांकृत्यायन ने और रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो रामविलास शर्मा है ये अपभ्रंश को हिंदी से अलग स्वीकार करते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। किसने? भोला शंकर व्यास ने। आगे कहते हैं अमीर खुसरो को संस्कृत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? रामकुमार वर्मा ने। तो इसी के साथ आज हमारा आदिकाल का जो मैराथन का पोर्शन था वो पूरा समाप्त होता है और कल से हम शुरुआत करेंगे भक्तिकाल की। देखिएगा इसमें मैंने सारे पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने लिया है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं हर एक पॉइंट को, तो आप जो मेरी आदिकाल वाली जो प्लेलिस्ट पढ़ी है उसमें जाके आप सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा मैंने छोटी छोटी वीडियोस भी लेके आई है, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और मैराथन इसलिए लाया ताकि जो लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है वो मैराथन देख के 1.5 घंटे में जितने भी देर की वीडियो बनी है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आदिकाल पूरा आपका इसमें आदिकाल आपका पूरा इसमें जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल हम शुरुआत करेंगे भक्तिकाल से। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।